आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये होता क्या है। अब बच्चे इसकी डेफिनेशन है, इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट, है ना। पहले इसको एक बार लिख लेते हैं फिर समझेंगे भी क्या चीज है। इफ द कंडक्टर इज प्योरली resistive the source of energy the source of energy continuously get dissipated in the form of heat, in the form of heat। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। चलो ठीक है, अब हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसमें बोला इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, है ना। इस चीज में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब ये रेजिस्टिव क्या चीज है ना। तो बोला कि कंडक्टर तो आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है चीज, है ना। वो आपके कंडक्टर हो जाए। इज प्योरली रेजिस्टिव मतलब कि वो क्या कर रहा है, हाईली ब्लॉकेज कर रहा है ना, क्रिएट पाथ ऑफ करंट में, है ना। ये जो आपका कंडक्टर है वो प्योरली रेजिस्टिव है, क्या कर रहा है, आपको जो आपने लगाया है ना, यहाँ पे कंडक्टर या फिर जो आपका सब्सटेंस होगा, इन्होंने कंडक्टर लिखा, आप सब्सटेंस लिख सकते हैं। द सब्सटेंस इज या फिर आपका कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, आपका क्या करंट के लिए ब्लॉकेज आपकी क्रिएट कर रहा है। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो क्या हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एक मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वाले जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, आप अभी जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे तो आप ये आप लोग रिलेट कर पाओगे कि आपके घर में ही चीजें होती हैं। अब क्या था, इसने बोला था कि कंडक्टर क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है ना। तो मतलब उसके पास में ब्लॉकेज होगी आपकी बहुत ज्यादा, है ना, ब्लॉकेज होगी ऐसे सी बहुत सारी। मतलब कि करंट को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब यहाँ से आपका करंट आया है, ठीक है। करंट आया, करंट को क्या करना पड़ेगा, पाथ बनाना पड़ेगा, है ना। या फिर हम नॉर्मल ऐसे अपने समझ के लिए करें तो क्या होगा, जैसे यानी कि जहां जहां से जाएगा एक फ्रिक्शन तैयार करेगा, है ना। तो आपको पता है फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन से आपके जब आपके पार्टिकल्स में
फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है ना किसी टू सब्सटेंसेस में, आप ऐसे आपस में उनको रगड़ते हो तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है। जब आप अपने हाथों को भी ऐसे रब करोगे है ना, दोनों हाथों को रब करते हो सर्दी में, तो क्या होता है वहां पे हीट जनरेट होती है ना बच्चे, है ना। क्या हुआ वहां पे, आपने जब क्या किया तो अपने हाथ ऐसे हाथों को मिलाया, उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स है ना, जब आपने रब करा तो उनमें फ्रिक्शन पैदा हुई, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, हीट क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चे इस एग्जांपल से हम ये चीज समझ सकते हैं कि जब इसके पाथ में ब्लॉकेज बच्चे ज्यादा हो गई थी, आपके करंट के पाथ में जब ब्लॉकेज ज्यादा होगी तो उसने क्या किया, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुई एक टाइप की। तो फ्रिक्शन से आपकी क्या जनरेट हुई, हीट, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी है ना, वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। और यही था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने देखा होगा कुछ, जैसे नहीं कि जो आपके घर में रोड या फिर हीटर होते हैं ना, हीटर वगैरह, जैसे जो आपके सर्दियां आ गई है तो आप हीटर वगैरह सेकोगे, तो उसमें देखा होगा आपने कि क्या होता है, जो आपकी कोयल लगी होती है ना उसमें, हीटर की जो कोयल होती है, जब वो ऐसे ऐसे करके कोयल लगी होती है ना हीटर की, इसमें सेम यही वाली चीज होगी आपके, क्या होगा, वो आपका जो मेटल है, जो आपका जो कंडक्टर है ना, वो जिससे आपका करंट पास होगा और वो गर्म होगी, वो प्योरली रेजिस्टिव है। तो जब उसमें करंट पास करने की कोशिश करेगा है ना, तो ये वाला इफेक्ट उसमें लगेगा आपका, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे हीट जनरेट होगी, है ना, और वो क्या हो जाएगी, यानी कि ऐसे ऐसे गर्म हो जाती है ना, लाल हो जाती है, और उससे हीट आना शुरू हो जाती है। तो मतलब कि क्या किया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, है ना। चलो ठीक है, इसको आगे, इसका हम लोग देखते हैं जैसे कि फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। तो आपने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था, इससे पहले पढ़ चुके हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले में, कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें आपका V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस था ना, आपका V आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, W था आपका वर्क, और Q से आपने माना था चार्ज। तो मतलब V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज की इक्वल हो गई। पहले पढ़ी थी आपने चीज, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो जो आपका वर्क है इस वाले केस में, ठीक है, आपका वर्क क्या है, एनर्जी जनरेट करना है। इसमें एनर्जी तो जनरेट हो रही है, आपकी हीट जो एक टाइप की एनर्जी है ना बच्चे, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वर्क, और एनर्जी क्या है आपकी, हीट है ना। तो मैं इसको एच लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली आपकी इक्वेशन मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये जो थी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस वाली, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, v, जहाँ पे w था वहां पे मैं h लिख दूंगा, है ना, यहाँ पे w था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h अपॉन q, ऐसे लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये तो आप क्या, आ गया क्या पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एनर्जी की, मतलब हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर h चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, देखो ये आपका क्या था, डिवाइड में था, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चे। ये चीज होगी आपकी, इसको भी आप ऐसे मार्क कर लो। उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी थी, वो थी आपकी करंट वाले केस में पढ़ा था ना, जैसे वोल्टेज में पढ़ा था आपने, या फिर आपके पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था। वैसे आपका करंट का क्या फॉर्मूला था, जैसे कि ये आ गया आपका Q अपॉन टी, जिसमें कि आई से आप किसको डिनोट करते थे, करंट को,
क्यू से आपके चार्ज है, टी से आपका टाइम था। मतलब कि करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्यू को ऐसे लिखूंगा तो ये आपका टाइम मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये हो गया। ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ, ऊपर टू तक मान ली थी, इसको मैं मान लेता हूँ थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर थ्री, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फोर। अब मैं क्या करूंगा, जो आपकी ये, चलो इतना रख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी थी, कौन सी? ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। V था आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। आई आपका था करंट, और आर था आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बन गया। अब इस केस में क्या करेंगे, ये आपका, आपने मान लिया फोर, इसको मैं मान लेता हूँ ये वाले को फाइव। अब मुझे क्या करना है, ये जो जितने भी थे, ठीक है, कौन कौन से, आपका एक तो ये वाला जो मैंने इससे बनाया था, क्यू, और आपका इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है, फोर और फाइव को मैं किस में पुट करूंगा अब? यहाँ पे थोड़ी सी हमने, इसको हम बोलिए था, इसको भी कुछ नाम देते हैं। ये यहाँ तो टू कर लिया था ना, तो टू के पुट करने के बाद हमें ये वाली मिली थी इक्वेशन, है ना, इसको तो हम छोड़ ही दिया था उसको हमने। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। इससे हमने ये डराइव करी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास H इज इक्वल टू वी और Q था, है ना, V इंटू क्यू था, और आपके पास V और Q की वैल्यू तो यहाँ पे भी है। ये देखो, ये Q की है और V है V के आगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये Q और V की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर थ्री में। तो पुट इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो आपकी इक्वेशन नंबर थ्री थी H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। जब आप इसमें V और Q की वैल्यूज डालोगे, H हो जाएगा आपका क्या, V था यहाँ पे I इंटू आर, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। और Q है आपका I इंटू टी। जब इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा, I दो बार है तो I का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, I स्क्वायर आर टी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है फाइनली। जो आपकी हीट है वो होगी I स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि आई क्या है आपका यहाँ पे करंट, आर आपकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे टी आपका टाइम है, एच आपका हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट, करंट का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ये सारे को मिला के आपकी क्या बनेगी, हीट एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये आपका हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया, ये वाला। अब इसके बाद आता है बच्चे, इस चीज को देखो, ये इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमने कितने, देखो दो तीन फॉर्मूले का यूज करा, करंट वाले का, ओह्म्स लॉ का, और पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला था उसका हमने यूज करा। ठीक है, यहाँ से हमने ड्राइव करना शुरू करा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज,
तो फिर हमने यहाँ से देखो यहाँ पे क्या किया, हमारा यहाँ पे वर्क जो है, किसको, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी हमारी यहाँ पे हीट है, तो मैंने डब्ल्यू को एच से लिख दिया। तो ये यहाँ से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला था, उसी से आपने V इज इक्वल टू जो डब्ल्यू अपॉन क्यू था, डब्ल्यू की जगह हमने एच लिख दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो हमने हीट एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को हमने निकालना है। तो ये हमारा बन गया एच इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब ये मुझे वी और क्यू की भी वैल्यूज चाहिए थी, है ना, तो वी और क्यू की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने करंट का फॉर्मूला लिखा, जो कि होता है आपका क्या, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से मुझे क्यू मिल सकता है, तो मैंने क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी कर दिया। फिर आपका ओम्स लॉ है ना वाला फॉर्मूला यूज करा मैंने, वी इज इक्वल टू आई आर, जो कि आपका डायरेक्टली है ना, वी की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्यू की वैल्यू आ गई है ना, जो मेरे को इसमें डालनी है, एच इज इक्वल टू वी क्यू में। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे वी क्यू की वैल्यू डाल दी। वी की वैल्यू आपके पास जो थी आई आर, और क्यू की वैल्यू आई टी थी। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, तो आपके पास आ गया हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इसके आगे एक और चीज है, वहां से भी आप इस फॉर्मूले को रिलेट कर पाओगे। आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, ये कुछ पॉइंट्स बताता है आपको, ठीक है। इसका सबसे पहला पॉइंट है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। बोल रहा है ये, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, स्क्वायर ऑफ करंट ना लिख लिया। तो मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, हीट आपकी क्या है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब कि एच क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं वन मान लेता हूँ। अब इसके बाद ये एक और चीज बता रहा है कि जो आपकी हीट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। जो आपका करंट है, गिवन करंट है ना, जो आपकी हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। तो मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर टू मान लेता हूँ बच्चे। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसने एक और चीज बताई है कि आपकी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक और चीज की होती है, वो होती है आपकी प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। मतलब कि आपकी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम भी होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा इन सभी इक्वेशंस को, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर वन, टू एंड थ्री, है ना। तो देखो आपकी इक्वेशंस क्या क्या थी, एच इज इक्वल टू, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैं इसको इस तरफ देखो एच एच है, तो मैं इसको एच लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी मैंने सारों को कंबाइन करा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, आई स्क्वायर था, है ना, ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद क्या था,
रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। तो ये इक्वेशन तो मैंने पहले प्रूव करी थी, है ना। ये देखो H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, है ना। तो मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है आपका, ये कहता है कि जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगी। तो इन सबको कंबाइन करके जो आपका फॉर्मूला बनेगा हीट एनर्जी के लिए, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से भी प्रूव होता है। ठीक है, तो ये आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। अब इसके बाद है बच्चे, है ना, ये आपने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट, तो आप इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो देखना चाहोगे, है ना। ये सारा हमने पढ़ा है, तो इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होंगे। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। मतलब कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशंस है, हमने उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज भी आप आगे इसको आपके डेली टू डेली लाइफ में साइंस यूज होती रहती है ना बच्चे। अब देखो, हीटिंग इज दैट डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, और इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि हीटिंग इज डिजायरेबल, मतलब कि जहाँ पे हमें हीट चाहिए होती है ना। हीटिंग इज डिजायरेबल, है ना, हमारी जहाँ पे डिमांड होती है। हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस, मतलब कि जो डिवाइसेस में हम लोग हीट चाहते हैं वहां पे इस आपके हीटिंग इफेक्ट से क्या क्या होता है, जैसे कौन कौन से उसमें करते हैं। जैसे आप किन डिवाइसेस में हीट आपको चाहिए होती है, जैसे कि हीटर, है ना। अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया भी था कि जो आपका ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसकी वजह से क्या हुआ था आपका जो हाईली क्या था, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव था, उसकी वजह से जो आपकी क्या हुई थी हीट एनर्जी, जो आपकी एनर्जी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। और वो हम इसमें कहाँ अप्लाई कर देते हैं, हीटर में, है ना। हीटर में उस चीज को हम अपने डिजायर के हिसाब से यूज करके हमने हीटर बनाया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, जो आपकी घर में आयरन होती है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, वो बनाई। और आपने बनाया एक इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऐसी ऐसी और भी चीजें एक्सेट्रा, है ना। अब आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक फ्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हीटर का भी हम समझ गए कि हीटर क्यों यूज करते हैं हम लोग घर में, इलेक्ट्रिक आयरन का भी समझ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्यों करते हैं ना। ये बच्चे इससे जो आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो इसी पे है, तो इसको हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, अब ऐस कुछ ऐसी चीजें भी होती है बच्चे जिसमें हमें हीट नहीं चाहिए होती। ठीक है, ये तो हम जिसमें हीट हमें चाहिए, जो हम खुद से डिमांड करते हैं कि हमें हीटर में हीट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक आयरन में आपको हीट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में हीट चाहिए होती है। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनमें आप हीट नहीं चाहिए होती है आपको, तो हीटिंग इज अनडिजायरेबल, है ना, जिसमें आपकी डिजायर नहीं है। ये स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गलत की है। डिजायरेबल इन डिवाइसेस, अब देखो किस किस डिवाइस में आपको हीट नहीं चाहिए होती फिर भी प्रोड्यूस होती है, जैसे आपका कि कंप्यूटर हो गया, है ना। जब आप कंप्यूटर को चलाते हो या लैपटॉप को चलाते हो, जब आप उसमें हैवी काम करते हो, है ना बच्चे, तो क्या होता है वो गर्म होना शुरू होता है ना, गर्म होता है ना उसमें, जैसे फिर फैन वगैरह लगे होते हैं तो उसको कूल करते हैं। तो उसका जो प्रोसेसर है वो गर्म होता है ना, वो आपकी क्या है अनडिजायरेबल हीट है। उसको आप चाहते हो ना कि आपका क्या आपका जो लैपटॉप है, जो आपका डिवाइस है ना, वो गर्म हो, है ना, वो आपकी अनडिजायरेबल हीट होगी। तो ये आपकी अनडिजायरेबल हीट कहाँ का होती है, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और आपके रेफ्रिजरेटर में। आपने कभी टच करा होगा बैक साइड, है ना, जो आपकी रेफ्रिजरेटर की होती है,
तो वो आपने फील करा होगा, वो गर्म होती है, जो उसकी मोटर वगैरह होती है वो सारी गर्म होती है ना, वहां भी हमें हीट थोड़ा चाहिए, और वहां पे भी यानी कि प्रोड्यूस हो रही है हीट। और कभी कभी आपने ये चीज भी देखी होगी, जो आपके टीवी की पैनल होती है बैक साइड में, वो भी आपकी गर्म हो चुकी होती है ना। वो आपकी किसके केस में आती है, अनडिजायरेबल हीट में आती है, ठीक है। ये हो गया आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, आपके कहाँ कहाँ है, जहाँ आपके डिजायरेबल है उसमें हमने एग्जांपल कर लिए, जो आपके अनडिजायरेबल है ना, जहाँ पे आप अनवांटेड हीट है जहाँ पे डिवाइसेस में, वो पढ़ लिए। अब इसमें हमने एक बात करी थी इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारा डिजायरेबल क्यों है ना। तो देखो बच्चे, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, जब आपके घर में वायरिंग वगैरह होती है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, उसके साथ आपने देखा होगा आजकल वैसे एमसीबी भी है। एम टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होगी तो एमसीबी ने फ्यूज की जगह ले ली। लेकिन अभी भी कुछ जगह फ्यूज यूज होते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है बच्चे, फ्यूज आपका कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा ऐसा होगा आपका फ्यूज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जिस तरह की ये डायरेक्टली आपके वहां पे प्लेस होता है, जो आपका सर्किट, यानी कि ये एक साइड है फ्यूज की और ये दूसरी साइड है जहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे लगेगा आपका फ्यूज। और इसके साथ में एक कुछ बड़ी पतली सी आपकी है ना टंगस्टन की, या फिर कोई एक वायर लगाई होती है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी पतली होती है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। जो इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बड़ा कम होता है, ठीक है, लेस होता है। क्यों? जैसे कि जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे ना, जैसे ये एक इसकी साइड एक है, इसकी साइड टू है ना, यानी कि आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे प्लेस करते हो है ना। यहाँ पे प्लेस करा है, जब आपने ये आपकी वायर ब्रेक हो जाएगी तो आप इसको ऐसे निकालते हो, तो ये वाली असेंबली आपकी निकलती है। और यहाँ पे आप वायर को चेंज करते हो, ठीक है बच्चे। इस केस में क्या होता है, जब आपके घर में क्या होगा, वोल्टेज जो आपकी आ रही है, करंट पीछे से आ रहा है, अगर उसकी लोड बढ़ जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, कम होने के केस में तो नहीं होता, जैसे लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होना शुरू हो जाएगी। जैसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट होगा तो ये इसका तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट कम है, जितना हीट होगा तो वायर ये टूट जाएगी, मतलब यहाँ से आपका सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूट जाएगा तो क्या होगा, आपके जो अंदर यानी कि जितने भी अप्लायंसेस लगे थे आपके, है ना, सीरीज में कनेक्ट होता है और बच्चे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो आपके टीवी फैन जो भी है वो क्या है, एक टाइप के रेजिस्टर है आपके, है ना। और ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, घर में आपकी वायरिंग जो होती है किस में होती है, सीरीज में होती है, पैरेलल में, पैरेलल में नहीं होती वैसे, सीरीज में होती है ना। तो आपका ये जो है, ये रजिस्टर नंबर वन है ना, ये मान लो टीवी है, ये फैन है, आपका एसी है ना। तो ये यहाँ से, ये आपका जो फ्यूज है, इसको मैं एफ से कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूज जो ये भी आपका सीरीज में कनेक्ट होगा। जब क्या हुआ, जब ये फ्यूज का कनेक्शन आपका कट गया, ठीक है, ओवरलोडिंग हो गई थी आपका, जैसे मान लो 220 20 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है आपकी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई आपकी ज्यादा होगी एकदम से, करंट आपका जो आपका पीछे से सप्लाई आ रही थी वो 300 तक पहुंच गया है ना। तो क्या हुआ, कुछ हो जाता है ना, इससे सफल हो जाता है कि बार ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया है ना। तो उसकी वजह से जो आपकी वोल्टेज अप डाउन हो जाती है। तो एकदम से अगर ज्यादा वोल्टेज होगी, अगर ये वायर जली नहीं, तो ये क्या होगा, ये सारे आपके जो रजिस्टर है वो आपके डैमेज हो जाएंगे। आपके टीवी फैन बोलते हैं, जब वोल्टेज अप डाउन होती है तो क्या कर देना चाहिए, जितने भी आप टीवी वगैरह चला रहे हो, या फिर जैसे बारिश के टाइम में लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, तो आप क्या करते हो, टीवी और फैन वगैरह जो होते हैं अपने एसी वगैरह वो बंद कर देते हो। क्यों करते हो, कि उसमें वोल्टेज जब अप डाउन होती है तो क्या होता है, जब वोल्टेज अप डाउन होगी तो इसमें क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग होने के चांसेस होते हैं। ओवरलोडिंग होगी तो आपके जो जितने भी अप्लायंसेस घर में लगे वो सारे बर्न होने का खतरा होता है ना। उनकी एक लिमिट है, एक लिमिट तक की वो करंट को जो है यानी कि अपने अंदर वोल्टेज को जो है यानी कि रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आएगी तो क्या होगा, आपका डिवाइस बर्न हो जाएगा, है ना। तो अगर ये सीरीज में होगा तभी यानी कि यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक हुआ तो मतलब इसके आगे करंट नहीं जाएगा, तो ये आपके डिवाइस बच जाएंगे। अगर ये पैरेलल में होता है ना, अगर मैंने ऐसे पैरेलल में लगाया होता है इसको,
अगर ऐसे पैरेलल में जोड़ा होता इसको, तो क्या होता कि अगर मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा होता तो कोई एक कटता है ना, इसका एक टूट गया कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे तो जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घर में आग भी लग सकती है इसकी वजह से। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और आपके घर में जो जितनी भी वायरिंग होती है वो सारी सीरीज में होती है, ठीक है बच्चे, पैरेलल में नहीं होगी। तो ये समझ गए इसका इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब क्या है ना, जो भी अभी हमने बातें डिस्कस करी है बच्चे, वही हम लोग आगे पॉइंट्स में लिखेंगे भी, है ना। तो ये क्या होता है आपका डिवाइस, इसकी आपकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। दीज आर द डिवाइसेस which protect which protect circuit and appliances by stopping the flow of current. Flow of current in case of short circuit और ओवरलोडिंग। जब क्या होगा, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर आपके वोल्टेज में ओवरलोड हो जाती है ना, तो क्या करता है, ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है, और आपका जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि आगे करंट नहीं जा पाएगा। तो उसकी वजह से आपकी क्या, जो सर्किट और आपके अप्लायंसेस आपने जो घर में लगाया है, जो आपकी वायरिंग और आपकी जो घर में टीवी फैन लगाए हैं, वो आपके प्रोटेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब इसके बाद देखो, और इसके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जो आपका फ्यूज होता है ना, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको। उसके बाद इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जो इसमें वायर लगी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जैसे ही जब इसमें हाई वोल्टेज आएगी तो उसके साथ करंट हीटिंग इफेक्ट भी होगा ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो वायर जो आपकी ब्रेक हो जाएगी, तो आपका सर्किट टूट जाएगा, और आपकी जो जितना भी अंदर वायरिंग वगैरह थी वो बच जाती है। इट इज लाइक अ वायर मेड अप ऑफ मेटल, है ना, कि इसकी जो वायर है वो मेटल से बनी होती है। कभी कभी ऐसा भी करता है, जो आपकी कॉपर की वायर होती है ना, जब आप उसको कट करते हो तो उसके अंदर बच्चे ऐसे लेयर्स होती हैं बहुत सारी, एक पतली सी, अगर आपको कहीं से प्रॉपर जो आपकी इसमें लगती है वायर वो ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से भी एक पतली सी, है ना, ज्यादा मोटी, फ्यूज जो होता है हमेशा पतला लगाया जाता है, उसमें थिक वायर नहीं लगाई थी, थिन वायर्स लगाई थी, पतली वायर्स लगाई थी, ताकि अगर एकदम से ओवरलोड हो तो वो आपकी ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूज के बारे में, ठीक है बच्चे, फ्यूज के बारे में समझ आ गया। उसके बाद है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, है ना, ये भी आपके घर से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो आपके घर में यूज होती है उसी से रिलेटेड भी इसमें भी एग्जांपल्स आएंगे। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर टाइम, पर यूनिट टाइम, is an electric circuit is called in an electric circuit is called electric power, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये बोल रहा है इसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इन एन
इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। अब इसको अगर मैं, देखो, एक और चीज बताता हूँ इसमें आपको, इलेक्ट्रिक पावर को आप पी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। अगर मुझे इसको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा पी से आपका इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगा, है ना। जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो इसको क्या करूंगा, आपकी एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम में, एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी आपकी, एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है। ई अपॉन टी इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये बन जाएगा आपका पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी। ये चीज बन गई आपकी। अब आपने देखो पीछे ये चीज पढ़ी थी, है ना, हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था ना आपने, कि आपकी हीट एनर्जी क्या होती है, एच इज इक्वल टू आई स्क्र वी, सॉरी, इसमें क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई स्क्र आर इंटू टी। ये आपकी क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी थी आपकी, है ना। और आपने एक और चीज यहीं से, एच इज इक्वल टू वी आई टी, ऐसा भी पढ़ा था, है ना। ये चीज भी पढ़ी थी आपने। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो आपकी हीट एच हमने पढ़ा था ना, जो आपकी हीट एनर्जी है, हीट भी तो आपकी एनर्जी है एक टाइप की, तो यहाँ पे एनर्जी में यूज कर सकते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर इज इक्वल टू, एनर्जी की हमने क्या लिख दी, आई स्क्र आर टी। ठीक है। ये चीज लिख दी मैंने। और अपॉन में टाइम था, उसको मैंने टाइम को टाइम ही रहने दिया। ठीक है। मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है। जैसे भी आपने नोटेशन जैसे भी करनी है, एक जैसी करनी है। ठीक है। ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, या चाहे आप स्मॉल में करो चाहे आप कैपिटल में करो, पर एक रखनी है। ठीक है बच्चे। जैसे है नहीं कि मैंने यहाँ पे स्मॉल में कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से इस टी से मैंने इस टी को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास पावर क्या आ जाएगा, पावर का आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया है। पावर इज इक्वल टू करंट इंटू करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है। ये बन गया बच्चे आपका पावर के लिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर के लिए। अब जो आपकी घर में जो बिजली बिजली आती है ना बच्चे, है ना, यूनिट्स में आती है। ये आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बन सकता है। ये आपने पावर के लिए निकाल लिया। ठीक है। अब जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो किस में आता है, यूनिट्स में आता है, कि कितने यूनिट्स बंद कर दिए आपने, है, यूनिट्स में आता है। तो अब हम आगे यही चीज देखेंगे कि उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। जो आपकी 1 यूनिट होती है ना, वो होती है 1 किलो वॉट आवर के बराबर। ठीक है। के से आपका किलो है, डब्ल्यू से आपका वॉट है, ठीक है, और एच से आपका आवर है, आवर। ठीक है। और इसमें एक और चीज है बच्चे, जो आपकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, है, या इलेक्ट्रिक पावर, वो होती है आपकी वॉट। वॉट में नापी जाती है आपकी जो पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपकी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 किलो वॉट आवर, है ना। 1 किलो वॉट आवर के बराबर होती है। अब आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि आपकी 1 किलो वॉट आवर कितना होता है। तो ये होता है बच्चे 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल के इक्वल होती है। ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है। यूनिट्स में आप यूनिट को आपने निकाल लिया कि इसमें कन्वर्ट कर दिया। आपकी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर के बराबर होती है, और आपका 1 किलो वॉट आवर होता है किसके बराबर, 3 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल के बराबर। ठीक है बच्चे। ये होती है आपकी 1 यूनिट। इसके साथ आपका खत्म हो गया ये इलेक्ट्रिक पावर भी, है ना। और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।
तो इसके साथ ही बच्चे आपका चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है? आज हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है ना, जिसमें कि हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, जो कि आपका H इज इक्वल टू आई स्क्र इंटू आर टी। फिर उसके बाद हमने इसको प्रूव करा, वेरीफाई करा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ा, और आपका जो लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर, इसके बारे में पढ़ा। जो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी बनाया है, P इज इक्वल टू आई स्क्र इंटू आर। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पावर। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही है। बाकी आगे कोई और आपका जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।